चलिए, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश। तो भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता जो गीत फरोश है, ये इनका काव्य संकलन, जो इन्हीं का कविता संग्रह है गीत फरोश कविता संग्रह है। ठीक है, इसी कविता संग्रह में 1956 में कई कविता संग्रह है, जो तो 1956 में इसी में ये संकलित है। अगर ये कहा जाए कि ये कविता काव्य संग्रह में संकलित है, गीत फरोश में ही संकलित है। ठीक है, गीत फरोश इनका कविता संग्रह है और उसी में ये संकलित है। तो ये क्या है, दूसरे तार सप्तक में भी, दूसरे तार सप्तक की भी संकलित कविता है। ठीक है, दूसरे तार सप्तक की संकलित कविता है ये, और एक प्रयोगशील कविता इसको हम कह सकते हैं। प्रयोगशील कविता के इसको कह सकते हैं। ठीक है, व्यंग्यात्मक स्वर में लिखी गई ये कविता बदलते हुए समय में कवि कर्म में आने वाले जो बदलाव हैं, ठीक है, उन बदलावों का संकेत देती है ये कविता। ठीक है, एक व्यंग्यात्मक स्वरूप इसका कैसा है, ये गीत फरोश कविता की, यानी कि बदलते हुए ये जो कविता है, मतलब किस तरह से फरोश पे क्लास होगा क्या मैम? हाँ, गीत फरोश करेंगे। ठीक है, दोनों में है, ये नेट में भी है और उसमें भी संकलित है। मैम 1956 है ना, 1956? हाँ, 1956। तो ये गीत फरोश काव्य संग्रह जो 1956 में आया, उसी में ये संकलित है। ठीक है, तो इसमें कवि ने व्यंग्यात्मक स्वर में, यानी कि बदलते हुए कविता, मतलब स्वर में कवि कर्म में आने वाले जो परिवर्तन है, जो बदलाव हैं, उनका संकेत किया है। यहाँ पर कविता के आरंभ में पता चलता है, गीत फरोश उसका नाम है, कि बदलते समाज में कविताएं क्या करी जाएंगी, खरीदी और बेची जाएंगी, है ना। पहले कविताओं का उद्देश्य ज्यादातर क्या होता था, लोग मनोरंजन के लिए लिखते थे, है ना। तो कविताओं का उद्देश्य, कवि कहता है आगे आने वाले समय में खरीदी और बेची जाएंगी, और कवि विवश होकर के, यहाँ पर एक फेरी वाले की तरह कह सकते हो, या एक दुकानदार की तरीके से यहाँ पर बात करते हैं। और यहाँ पर फरोश का अर्थ हम समझ जानते हैं क्या होता है, बेचने वाला। फरोश का मतलब बेचने वाला। तो चलते हैं इस कविता की ओर। तो कवि लिखते हैं कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। उस दिन ये कविता पढ़ ली थी, चलिए दोबारा देख लेते हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ जी, माल देखिए दाम बताऊंगा, काम नहीं बेकाम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे पस्ती में मैंने, ये गीत सख्त दर्द भुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा। ये जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जग। कवि कहते हैं कि जी हाँ हुजूर महाशय, मैं क्या बेचता हूँ, गीत बेचता हूँ, और हर तरह की, मैं ग्राहक की मर्जी के अनुसार, कवि कहते हैं, लिखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, उसके हर ग्राहक की मर्जी के अनुसार मैं तरह तरह के हर अलग अलग किस्म के मैं गीतों को बेचता हूँ। और कभी एक, जैसे एक व्यवसायी बोलता है, एक कारोबारी बोलता है, वैसे ही कवि कहते हैं, बात करते हैं कि गीत की जी माल देखिए दाम बताऊंगा, कि मैं गीत को क्या बोलते हैं, माल बोलते हैं। कहते हैं कि मैं जी माल देखिए, मैं इसका दाम बता दूंगा। और कभी बताते हैं ये गीत निरर्थक नहीं है, बेकार के नहीं है, ये गीत के एक किसी ना किसी लाभ के लिए ही है। तो उनका लाभ भी कभी गिनाता जाता है कि कुछ गीत मैंने मौज मस्ती में लिखे थे, ठीक है, कुछ गीत पस्ती, मौज मस्ती और पस्ती में, दोनों ही स्थितियों में लिखे थे मैंने। ठीक है, और कभी कहते हैं कि कुछ गीतों की उपयोगिता गिनाते हुए कभी कहते हैं कि ये जो गीत है सख्त पुराने, ये गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा। कहते ये गीत जो है वो ये सरदर्द को भुला देता है, और ये गीत पिया को मैंने के पास बुला देता है। कभी कहते हैं लेकिन कुछ दिन तो मुझे ये सब करने में शर्म लगी, कभी कहता है, लेकिन उसके बाद में मुझे क्या हो, धीरे धीरे मतलब एक अक्ल आई। कभी कहते हैं कि मतलब कुछ दिन तो मुझे ये शर्म लगी, मुझे ये शर्म लगी कि मैं अपने गीतों को बेच रहा हूँ। तो कभी कहते हैं मुझे फिर बाद में मुझे अक्ल लगी, पीछे पीछे मुझे अक्ल जगी कि लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जो जी आप ना सुनकर हो ज्यादा हैरान। कभी कहते हैं कि फिर मैंने सोचा कि अरे लोगों ने तो अपना ईमान बेच दिया, इस भौतिक संसार में तो सब कुछ बिक सकता है। तो इसलिए कहते हैं आप ज्यादा कुछ हैरान मत होइए ये सब सुनकर। और कभी कहते हैं कि मैं सोच समझ करके, यही सब सोच समझ कर आखिर मैं अपने गीतों को बेच रहा हूँ। मैं कभी कहता है कि मैंने मतलब मैं अपनी गीत बेच रहा हूँ, अर्थात कभी कहता है कि मैं अपनी उसकी जो कलम है,
ठीक है। वो कहते हैं कि उसकी जो कलम है कुछ पैसों के लिए कहते हैं कि कुछ क्या कर दिया, अपनी कलम को बेचना आरंभ कर देते हैं। तो वही कवि यहाँ पर व्यंग करता है। आगे कहते हैं फिर गीतों के विषय में आते बताते हैं, ये गीत सुबह का है गाकर देखें, ये गीत गजब का है ढाकर देखें, गीत जरा सुने में लिखा था, गीत वहां पुणे में लिखा था, गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता, ये गीत बढ़ाए से बढ़ जाता, ये गीत भूख और प्यास भगाता। कवि कहते हैं ये गीत है गाकर देखें, गीत सुबह का है गाकर देखे। आगे कवि कहते हैं कि अपने गीतों की विशेषता और विविधता बताते हुए कवि कहते हैं कि ये गीत किसका है, सुबह का है, यानी इसे आप गाकर देख सकते हैं। ये गीत गजब स्थिति का है, गजब ढा देता है। और ये गीत कवि कहते हैं कि जरा इस सूनेपन में ये गीत लिखा था। और दूसरा गीत कवि बताता है कि ये मैंने पुणे शहर में लिखा था, पुणे में लिखा था। और आगे बताते हैं ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता, यानी आगे वो आगे फिर बताते हैं कि ये गीत ऐसा है जो पहाड़ों पर भी चढ़ सकता है। और दूसरा गीत आगे ऐसा है कि कहते हैं ये गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है, यानी ये गीत आगे बढ़ता ही जाता है, जितना बढ़ाना चाहो इसको बढ़ जाता है। ये गीत भूख और प्यास बुझाता। कभी आगे कहते हैं कि ये गीत क्या है, भूख और प्यास को बुझाने वाला है, और ये गीत मसान में भूख जगाता। और अगला गीत कभी दिखाते हैं तो कहते हैं कि ये गीत कैसा है है, माने ये क्या करता है कि भूख और प्यास को, यानी कि क्या करता है, भूख और प्यास जगाता है, ठीक है, मसान में भूख जगाता। और ये गीत भुआली की हवा हुजूर, ये गीत तपेदिक की दवा हुजूर। कभी कहते हैं कि ये गीत कैसा है कि भुआली नामक क्या होती है, बीमारी होती है, ठीक है। कहते हैं कि उस बीमारी और तपेदिक दोनों बीमारियां हैं। तो कहते हैं इस बीमारियों की दवा है ये गीत। और कभी जो दिखाते हैं कहते हैं ये गीत तपेदिक की दवा है हुजूर, और मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। कभी कहता है मैं सीधे साधे और अटपटे लगने वाले हर तरह के मैं गीतों को बेचता हूँ, हर तरह के मैं गीत किस्म किस्म के मैं गीत बेचता हूँ। और आगे कहते हैं जी और गीत भी दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ, जी छंद और बेछंद पसंद करे, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे, ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम दवात। कभी कहता है कि और भी गीत मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं गीतों को तो आपको मैं सुना भी सकता हूँ, छंद और बेछंद हर तरह के मैं गीत यहाँ पर कवि कहता है कि मैं यहाँ आपको सुना सकता हूँ। और कहते हैं कि ये जो अमर गीत वे जो तुरंत मरे, कवि कहते हैं कि मैं हर तरह के गीत हैं जो अमर है, कभी ना मिटने वाले हैं, और ऐसे गीत जिनका प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है, मैं हर तरह के गीतों को गाता हूँ। तो आगे फिर कवि कहता है कि ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम दवात, इनमें से भाए नहीं नए लिख दूं, इन दिनों की दोहरा है कवि धंधा। कवि कहता है कि इनमें से अरे बुरा मानने की कोई बात नहीं है, मैं तो कलम और दवात कवि कहता है कि मैं अपने पास ही रखे हूँ, और आपको अगर इनमें से कोई भी गीत नहीं पसंद आए, ठीक है, तो मैं दोनों ही आपको क्या कर सकता हूँ, मैं नया मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आगे कवि कहते हैं आगे कि इन दिनों की दोहरा है कवि धंधा, इन दिनों की दोहरा है कवि धंधा, दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा, कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूंगा इस देरी के, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। कवि कहता है आजकल का जो कवि का धंधा है, ठीक है, कहते हैं कि आजकल का धंधा कैसा है, दोहरा मतलब डबल है, दोहरा चल रहा है, मतलब कलम से गीत लिखते हैं एक तरफ, ठीक है, कवि कहते हैं व्यस्त कलम कंधा, यानी कि कलम से गीत लिखते हैं, और आगे बताते हैं फेरी बारे की तरह कंधे पर रख करके क्या करते हैं, कलम कंधा, यानी लिखते हैं और कंधे पर रखकर फेरी वाले की तरह बेचने लगते हैं। और कहते हैं कि कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, यानी कुछ घंटे गीत को लिखने में लगते हैं, फिर कुछ उन्हें फेरी लगाने के बेचने में लगते हैं। तो कवि कहता है कि लेकिन बेचने में लगी जो देरी है, कहते हैं कि मैं इसका कोई आपसे नया दाम नहीं लूंगा, मैं वही उसी पुराने की तरह मैं आपको ये मतलब कुछ ज्यादा पैसे वसूल नहीं करूंगा। तो कवि कहते हैं इस तरह मैं नए और पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ, मैं गीत बेचता हूँ, ठीक है। आगे कहते हैं जी गीत जन्म का लिखूं या मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं, ये गीत रेशमी है खादी का, ये गीत पित्त का है बादी का, कुछ और डिजाइन भी है इल्मी। कवि कहता है कि मैं जी गीत जन्म का लिखूं या मरण का लिखूं, ठीक है। आगे कवि लिखते हैं कि ये जो गीत है वो किसका, ये जन्म का गीत आपको लिखूं या मरण का गीत लिखूं, ठीक है। आगे बताते हैं कि ये जन्म के आपको ये गीत लिखूं या मरण का गीत लिखूं, ये गीत रेशमी है और ये खादी का है, ठीक है, और ये गीत जो ये पित्त को हटाता है, ये बादी को मिटाने वाला है,
ठीक है, इस तरह से कवि बताते हैं। और कुछ और डिजाइन भी है ये इल्मी। आगे कवि कहते हैं कि कुछ और भी डिजाइन है गीतों की, और भी कई डिजाइने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह से यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने यहाँ पर अपने गीतों को एक तरह से, जैसे कि आज के दौर में कलम यानी कि गीत बेचे जा रहे हैं, उसी के हिसाब से कवि बताता है कि ये और डिजाइन की कवि बताते हैं कि और तरह के मैं गीतों को दिखाता हूँ। कैसे कहते हैं, ये लीजिए चलती चीज नई फिल्म, ये लीजिए चलती चीज नई फिल्मी, ये सोच सोच कर मर जाने का गीत, ये दुकान से घर जाने का गीत, ये जी नहीं दिल्लगी की, इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। आगे कवि कहते हैं कि कवि अपने व्यंग्यात्मकता को एक गंभीरता का संकेत देते हुए यहाँ पर कवि कहते हैं कि हर तरह के गीत बन जाते हैं। ठीक है, कवि बताते हैं कि कैसे गीत बता रहे हैं कि हर डिजाइन के गीत बता रहे हैं कि वो कभी रूठते हैं, यानी ये जो नई चीज फिल्मी टाइप के बताते हैं उस तरह के गीत हैं। ये सोच सोच कर मर जाने का गीत बताते हैं कवि। ये दुकान से अगर आप घर जाते हैं तो कहते हैं कि ये दुकान से घर जाने का गीत है। ठीक है, और इसमें कहते हैं, कवि कहते हैं कि इसमें कोई दिल लगी यानी हंसने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कवि कहते हैं कि इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, मैं लिखता ही रहता हूँ दिन रात, मैं रात दिन लिखता रहता हूँ। और कहते हैं इसलिए कि कहते हैं इसलिए हर तरह के मेरे से गीत बन जाते हैं और मैं रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। और अगर गीत ये रूठ भी जाते हैं तो कहते हैं कि मैं उन्हें पुनः मना लेता हूँ, गीत रूठते भी हैं तो पुनः मना लेता हूँ। फिर आगे कभी कहता है कि जैसे दुकानदार नहीं बोलता बस कपड़े लेने जाओ को बहुत सारा ढेर लग जाता है, चलिए आपको अगर नहीं पसंद आया तो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, वैसे ही कवि कहते हैं कि जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ। आगे कवि कहते हैं एक व्यंग्यात्मकता का स्वर आ जाता है कवि की वाणी में। कहते हैं कि अच्छा कि अभी बहुत सारे यहाँ पर गीत हो गए हैं, कवि कहते हैं कि अब हटाता हूँ इन सबको, आप मतलब बहुत सारा ढेर लग गया है। और कवि कहते हैं कि अब मैं आपको कुछ दूसरा दिखाता हूँ, ग्राहक की मर्जी है, यदि नहीं खरीदना आपको तो मैं हटा देता हूँ। और आगे कवि कहता है मैं एक अंतिम गीत और आपको दिखाता हूँ अगर आपको पसंद आए। तो कवि कहते हैं यह भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर, गीत बेचता हूँ जी हाँ हुजूर में गीत बेचता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि अब मतलब एक अंतिम गीत मैं आपको दिखलाता हूँ, फिर कैसे आप बताइए आपको कैसा गीत आपको चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि जाइए आप भीतर जाकर पूछाइए। फिर वो अब फिर कवि आगे कहता है कि वैसे ये बात सही है कि गीत बेचना क्या है, पाप है। जी हाँ, गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, कवि कहते हैं कि गीत बेचना वैसे तो बिल्कुल पाप है, लेकिन कवि कहते हैं कि मैं हार करके मजबूरी में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन गीतों को, मैं लाचारी और मजबूरी में इन गीतों को मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, तो कवि की यहाँ पर एक तरह से व्यवस्था, यहाँ पर व्यवस्था की ओर कवि संकेत करते हैं, और इसलिए कवि कहते हैं कि जी हाँ हुजूर में गीत बेचता हूँ। यानी कि भौतिकतावादी समाज में कवि अपनी ओर से अपने गीतों को की स्वतंत्रता को बेचने के लिए आज विवश है, इनको कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप में इस कविता में हम यही कह सकते हैं कि कवि ने भौतिकवादी समाज में कवि अपनी कविता और अपनी चेतना को आज बेच रहा है। साहित्य की क्षेत्र की जो वास्तविक स्थिति है, कवि ने आज उस स्थिति को यहाँ पर प्रस्तुत किया कि कवि जीवन की जो विडंबना है, जो व्यवस्था है, उसको कवि ने इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। और कवि यहाँ पर एक तरह से उसका समझौतावादी दृष्टिकोण भी कवि का आता है कि हर तरह से ग्राहक की मर्जी से वो समझौता करता हुआ दिखाई पड़ता है। साहित्य व्यवसाय बन चुका है, इसका वर्णन इस गीत में आप देख सकते हैं। साहित्य और समाज में हो रहे जो बदलाव हैं, अनिवार्य बदलाव हैं, उनकी भी सूचना ये गीत देता है। साहित्य में जो विविधता विद्यमान है, ये सारी चीजें हमें इस महावीर भवानी प्रसाद मिश्र के गीत फरोश गीत में मिलते हैं। ठीक है, इनकी एक अगली कविता पर चलते हैं, सतपुड़ा के जंगल। ये भी इनकी जो कविता है सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश कविता संग्रह जो इनका 1956 में आया, उसी में ये संकलित है इनकी कविता। ठीक है, सतपुड़ा के जंगल कविता गीत फरोश में ही संकलित है, जिसे दूसरे तार सप्तक में स्थान दिया गया था। इसमें कविता में कवि ने प्रकृति का वर्णन किया है, सतपुड़ा के जो जंगल है उन जंगलों का वर्णन किया है, कैसे वो जंगल है। ठीक है, तो आगे कवि बताते हैं, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख नीचे घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलास चुप है, बन सके तो धसो इनमें धस न पाती हवा, जिनमें सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल।
कवि कहते हैं कि सतपुड़ा के जंगलों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतपुड़ा के जंगल कहते हैं बहुत ही घने हैं, बहुत ही घने जंगल हैं सतपुड़ा के, और इस कारण वो ऐसे लगते हैं कि मानो वो नींद में डूबे हुए, ऊँघते हुए, ठीक है, ऊँघते से और अनमने से वो मानो जंगल वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वो मानो नींद में ऊँघ रहे हैं, मतलब उदासीनता से दिखाई पड़ रही है उनमें, ठीक है। आगे कवि कहते हैं झाड़ ऊंचे और नीचे, क्या क्या है सतपुड़ा के जंगल में, कवि बताता है कि झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, कांस चुप है, घास चुप है, कांस चुप है, मूक शाल पलास चुप है। तो आगे कहते हैं कि सतपुड़ा के जंगल कहते हैं कि जंगल के बहुत नीचे से ऊपर तक, यानी कि वहां पर जो जंगल में क्या है, जो बड़े बड़े झाड़ हैं, ठीक है, और ऊंचे ऊंचे झाड़ हैं, और कहते हैं ऐसा लग रहा है कि मानो वो चुप खड़े हैं। उस जंगल में घास भी क्या है, मानो चुप खड़े, यानी कि छोटे बड़े हर प्रकार के जो वहां पर वृक्ष हैं, सब मानो ऐसा लग रहा है सब अपनी आंखें बंद करके उस जंगल में चुपचाप खड़े हैं, चुप खड़े हैं आंख मीचे, ऐसा लग रहा है आंख बंद करके खड़े हैं। घास चुप है, कांस चुप है, और उस जंगल में क्या है, घास भी चुप है, कांस, ठीक है, कांस का भी, एक कांस का पौधा जानते होंगे आप लोग, तो ठीक है, तो वो कहते हैं कांस जो भी क्या है वो भी आज चुप है। पलास का वृक्ष, पलास भी चुप है, और कहते हैं शाल पलास, ये सारे ऐसा लग रहा है कि मानो वो सब चुप है, वहां के सभी वृक्ष चुप और शांत है। तो कभी कहते हैं बन सको तो धंसो इनमें, धंस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल। आगे कभी कहते हैं कि तो ये सब शांत है, अगर इस जंगल में आप घुसना चाहते हो सतपुड़ा के इन जंगलों में, तो कहते हैं कि घुस जाओ इनमें। इन जंगलों में क्या है, जहां पर कोई हवा भी नहीं घुस पाती, इन जंगलों की उदासी, इस जंगलों में इस मतलब एक तरह से उदासीनता का प्रतीक है, इस तरह से जंगलों का बताया कवि ने, कि कहते हैं कि इस जंगलों में जहां हवा भी नहीं प्रवेश कर पाती, इन ऐसे ऊँघते और उदास सतपुड़ा के घने जंगलों का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया। आगे कहते हैं सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य पत्ते को ढक रहे से, पंख दल से पले पत्ते, ठीक है। आगे फिर वर्णन करते हैं सतपुड़ा के जंगलों का, कवि कहते हैं कि सड़े पत्ते गले पत्ते, कवि उनकी पत्तियों में कहते हैं कि सड़े गले पत्तों का वर्णन कर रहे हैं, यानी कहते हैं कि इस जंगल में क्या है, सब हर प्रकार के पत्ते मिले, जिसमें सड़े गले हरे जले हर तरह के पत्ते यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, और जो क्या कर रहे हैं, वन्य पत्त को ढक रहे पंख दल में पले पत्ते, और ये कीचड़ पंख दल मतलब कीचड़ में सने हुए पत्ते भी दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वन्य पथ, यानी इस जंगल का जो रास्ता है वो भी क्या हो रहा है, ढक सा गया है। ढलो इन पर डल सको तो, ढलो इन पर डल सको तो, ये घिनौने घने जंगल नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल। आगे कभी कहते हैं कि चल सको तो, यानी कि यहाँ कोई मतलब ऐसे रास्ता ढका हुआ है कि जिस वजह से क्या होता है, इस जंगल में कोई जा नहीं सकता, यानी कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता घुसने का। तो कभी कहते हैं कि अगर आप घूमना भी चाहे हैं रास्ते इन जंगलों पर घूमना चाहते हैं, तो कहते हैं कि अगर इन रास्तों पर चल सकते हो, उन घने जंगल में प्रवेश करना कठिन है, यानी कि लोगों को एक तरह से कभी बताते हैं कि इन यहाँ पर चलना बहुत कठिन है, चुनौतीपूर्ण कार्य है ये घिनौने घने जंगल। और कभी कहते हैं इससे घने और घृणा उत्पन्न करने वाला जंगल, कभी कहते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि इस जंगल के दलदल को पार करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो इसमें जाकर देख सकते हैं, अगर इन पर आप चल सकते हैं तो चल करके देखिए ये ऊँघते और उदास जंगल को। आगे कहते हैं अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं, सांप सी काली लताएं बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल। और आगे का वर्णन कभी कहते हैं अटपटी उलझी लताएं, उन जंगलों में क्या है कि वृक्षों और लताओं का वर्णन कभी करते हुए बताते हैं कि सभी उनकी वृक्ष की लताएं, उन जंगलों के जो सभी वृक्ष हैं, उन वृक्षों पर जो लताएं फैली हुई हैं सभी अजीब सी फैली हुई हैं, वो कैसी फैली हुई हैं, अटपटी और आपस में ऐसी अटपटे ढंग से उलझी हुई हैं। और ये लताएं कैसी लगता है, डालियों को खींच खींच करके, डालियों को खींच खाएं, यानी कि डालियों को वो जो लताएं खींच खींच करके उन डालियों को पकड़ करके मानो उनका रस सा चूस रही, मानो उनको खा सा रही हैं, पैरों को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाए। और ये कभी आगे कहते हैं कि हम जब हम आप उसके नीचे से जाएंगे ऐसे घने जंगलों के बीच में, तो अचानक जब पैरों किसी भी जंगल में आप जाओ, अचानक से कोई लता सूखी लता पैरों में लिपट जाती है, चलते चलते फंस जाती है, तो कहते हैं कभी कहते हैं तो पैरों को अचानक पैरों को पकड़ लेती हैं, और अचानक पकड़ने के कारण क्या होता है, प्राण को कसले कपाए, व्यक्ति कांप जाता है कि पता नहीं क्या लिपट गया,
है ना। तो कहते हैं कि पैरों को अचानक पकड़ लेती हैं और प्राणों को कस के मानो कपा देती हैं। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं। और आगे कवि कहते हैं उन लताओं का वर्णन, कहते हैं कि वो सांप जैसी काली काली वो लताएं लगती हैं, और वे लताएं एक तरह से क्या है, बला के रूप में है, मुसीबत के रूप में है, अर्थात वो भयंकर, वो कष्टकारी जंगल है। और लताओं के बने जंगल नींद में डूबे हुए, कवि कहते हैं कि ये जंगल लताओं के बने हुए हैं, उदासीनता से सब कुछ शांत और मौन है इस जंगल में। इस जंगल में प्रवेश करना बड़ा कठिन कार्य है। आगे फिर कवि कहते हैं, मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर, वात झंझा वहन करते चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल नींद में डूबे हुए ऊँघते अनमने जंगल। कवि कहते हैं मकड़ियों के जाल मुंह पर। और फिर वहां की स्थिति का वर्णन कवि करते हैं, कहते हैं कि कैसे वो जंगल है कि वहां पर मानो कि क्या क्या है, मकड़ियों के जाले, मकड़ियों के जब आप चलोगे तो कहते हैं कि मकड़ियों के जाले मुंह पर आ जाते हैं, मुंह पर फंस जाते हैं, और मुंह पर और सर के बाल मुंह पर। ठीक है, कवि कहते हैं कि मकड़ियों के जाल मुंह पर आ जाते हैं जंगलों पे प्रवेश करते समय, और हमारे सर के बाल क्या आ जाते हैं, मुंह पर आ जाते हैं, मतलब इतने घने हैं, कोई ना कोई वृक्ष, कोई ना कोई लता हमारे मुंह बालों पर यानी उलझती ही रहती है, कवि के कहने का भाव। और कहते हैं मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर। और कवि कहते हैं कि मकड़ियों के जाल मुंह पर आ जाते हैं, सर के बाल भी हमारे मुंह पर आ जाते हैं, और मच्छरों के काटने के कारण हमारे मुंह पर क्या हो जाते हैं, काले और लाल दाग मुंह पर पड़ जाते हैं। ठीक है, वात झंझा वहन करते चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल। और आगे फिर कवि बताते हैं कि ये सतपुड़ा के जो जंगल है, ये क्या है, हर तरह के वात झंझट यानी हर तरह के संकटों का सामना करते हैं, आंधियों का सामना करते हैं, झंझावातों का सामना करते हैं, और सभी प्रकार की कठिनाइयों का सहन करते हैं ये। ठीक है, कष्ट से ये सने जंगल नींद में डूबे हुए ऊँघते अनमने जंगल। कवि कहते हैं ये कष्टदायक है, कष्ट से सने हुए हैं, घने हैं, उदासीन हैं, नींद में डूबे हुए हैं, ऊँघते और अनमने से ये जंगल सतपुड़ा के हैं। आगे कहते हैं अजगरों से भरे जंगल, आगम गति से परे जंगल, सात सात पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल नींद में डूबे हुए ऊँघते अनमने जंगल। आगे फिर कवि बताते हैं उन जंगलों में क्या क्या है, अजगरों से भरे जंगल, यानी उस कवि जंगल का वर्णन करते हुए कहते हैं उस जंगल, पूरा जंगल क्या है, अजगरों और सांपों से भरा हुआ है जंगल। अगम गति से परे जंगल, वे जंगल क्या है, अपनी गति में सबसे कहते हैं आगे चलते हैं ना। सात सात पहाड़ वाले, सात सात पहाड़ हैं, उनमें छोटे छोटे झाड़ भरे, वृक्षों से भरे हुए छोटे छोटे झाड़ जंखाड़ हैं, शेर वाले, बाघ वाले, और उन जंगलों में क्या है, शेरों की दहाड़े हैं, बाघ बाघ गरजने वाले शेर और बाघ हैं उन जंगलों में, गरज और दहाड़ वाले, और कंप से कनकने जंगल, शेर और बाघों की दहाड़ से कांपने, कंपन पैदा जो कर देती है, ऐसे कवि कहते हैं कि वो सतपुड़ा के शांत और उन अनमने जंगल सतपुड़ा के। और क्या क्या है उन जंगलों के भीतर, कभी आगे वर्णन करते हैं कि इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी के फूस वाले, गोड़ तगड़े और काले। आगे फिर बता रहे हैं कवि कि इन भीतर इन जंगलों के भीतर क्या है, इन की गौड़ जनजाति का वर्णन आता है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें किस जाति का वर्णन आता है, इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी के फूस डाले, गोड़ तगड़े और काले, यानी गौड़ जनजाति के जो लोग हैं उनका बसेरा है इन जंगलों के भीतर। और वो उनके पास क्या क्या है, चार मुर्गे चार तीतर, इन पक्षियों को पालकर वो निश्चिंत होकर वहां पर बैठे हुए हैं, उस निर्जन वन में वो में रहते हैं। और उनके घर का वर्णन कवि कहते हैं कि झोपड़ी पर फूस डाले, कैसे हैं, विजन वन के बीच बैठे, घने घने जंगलों के बीच में निश्चिंत होकर के, यानी झोपड़ी घास फूस की झोपड़ी डाले हुए वहां पर निवास कर रहे हैं। और जो भी मतलब तगड़े क्यों कहा गया कि यही जंगली इन जानवरों पक्षियों को खा खा करके क्या होगा, तगड़े और काले
ऐसी जनजाति के वो लोग हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि जब की होली पास आती, सरसराती घास गाती और महुए से लपकती, मत करती बांस आती, गूंज उठते ढोल इनके। आगे फिर कभी कहते हैं कि जब भी होली का समय निकट आता है, उस जंगल में के सरसराती घास से मानो गीत गाने की आवाज सी आती है, महुए से लपकती, मत करती बांस आती। और जंगल के महुए से के वृक्ष से मानो एक बांस मतलब एक सुगंध आती है मद भरी। ठीक है, जैसे मदिरा बनती है ना उससे, तो कहते हैं कि उससे मानो उस महुए से मानो एक सुगंध आती है। ठीक है, और कहते हैं कि अक्सर होली के अवसर पर इनके यहाँ कहते हैं गूंज उठते ढोल, इनके ढोलों की आवाजें गूंजने लगती, इनके गीत सुनाई पड़ने लगते, गीत इनके बोल इनके गीतों के बोल सुनाई पड़ने लगते। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे, कवि कहते हैं सतपुड़ा के घने जंगल के नींद और उदास में डूबे हुए ये जंगल दिखाई देते हैं। आगे कहते हैं जागते अंगड़ाइयों में, खोह खड्डों घाइयों में, घास पागल, कांस पागल, साल और पलास पागल, लता पागल, वात पागल, डाल पागल, पात पागल, मत मुर्गे और तीतर इन वनों की खूब भीतर। आगे कहते हैं जागते अंगड़ाइयों में, कभी आगे सतपुड़ा के जंगलों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये जंगल हमेशा अंगड़ाइयां लेकर के, ठीक है, ये जंगल कैसे है, मानो अंगड़ाइयां ले लेकर जागते रहते हैं। ये जंगल खड्डों में खाइयों से भरे हुए हैं, खोह खड्डे खाइयों, यानी खड्डे और खाइयां भरी है, घास पागल, कास पागल। और इन जंगलों में क्या है कि घास, कास, शाल, पलास, लता, है ना, वात मतलब वायु, ये सभी क्या यहाँ पर क्या है कि मतलब ये सब मानो डाल पत्ते, ये सब क्या हो गए यहाँ के मानो पागल से हो गए हैं। मत मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर। आगे कभी कहते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है कि सभी, यानी कि इन वनों के अंदर मुर्गे और तीतर सब क्या हो गए, मस्त हो गए हैं इन, और यहाँ इन वनों के भीतर खूब आपको मिलेंगे। और कहते हैं क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल नींद में डूबे हुए थे, ऊँघते अनमने, क्षितिज तक फैला हुआ था। आगे कभी कहता है ये जंगल कैसा है, ये घना जंगल क्षितिज तक फैला हुआ है, यानी क्षितिज आकाश तक के किनारे तक फैला हुआ है। और कहते हैं ऐसा लगता है कि मानो ये क्षितिज तक फैला हुआ है। ठीक है, और मृत्यु तक मैला हुआ था। और कैसे कैसा ये जंगल है कि यानी मृत्यु में ये मैला हुआ सा लग रहा है, यानी ये जंगल और क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, यानी और ये जंगल कैसा है कि ये जंगल क्षुब्ध, क्रोधित, यानी भयभीत करने वाला है, मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला। और कहते हैं कि ये कैसा है, उत्थित जहर, क्षुब्ध काली लहर वाला, लहरें कैसी, मथित उत्थित जहर, लहरें कैसी इस जंगल में है कि मानो काली लहर जिस तरह से कैसे फैलती है, ठीक है, उसी तरह ये एक जहर को मथने वाले जो सांप की तरह ये मानो ये जंगल फैला हुआ है। ठीक है, और मेरु वाला, शेष, और कहते हैं मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश, इन यानी कि इंद्र, इन सब वाला जो सांप जो अपने शीश पर इस धरती को उठाए हुए है, इस यानी सर्पों की बात हो रही है। तो कहते हैं कि इस यानी उस एक, कहते हैं कि ये सब कुछ मानो अपने में समेटे हुए है ये जंगल। और कहते हैं एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल। कहते हैं कि उस एक सागर को जानते हो, कभी प्रश्न करते हैं उसे आप कैसे मानते हो, ऐसा सवाल कवि ने किया कि मतलब उस जंगल में ठीक वैसा ही एक सागर है। ठीक है, और इसलिए कवि कहते हैं कि शांत घने जंगल ये वैसे ही ठीक दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं धसो इनमें डर नहीं, मौत का ये घर नहीं, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले। आगे कवि कहते हैं धसो इनमें, कवि आगे मतलब पाठकों के लिए कहते हैं कि सतपुड़ा के घने जंगल का वर्णन करने के बाद कहते हैं कि आप भयभीत मत होइए, यानी कि जंगल देखने जाने के बारे में अगर सोचेंगे तो कभी कहते हैं इन पर जाइए, इनमें प्रवेश कर दिए, ये कोई मौत का घर नहीं है, इनमें जाइए और प्रवेश कर दिए, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले। और क्या क्या है सतपुड़ा के जंगल में, कभी कहते हैं इस जंगल में कठिनाइयां भले ही अनेक हैं, मुसीबतें भले ही हैं, रास्ता भले ही इसका दुर्गम है, लेकिन उस जंगल में उतर कर कभी कहते हैं अनेकों क्या है, नदी निर्झर
यानी झरने और नाले क्या कहते हैं, मानो उतर करके यहाँ पर इन वनों ने अपने गोद में मानो उनको पाल कर रखा है, नदी झरनों को और नालों को। और कहते हैं इसमें लाखों, आगे कवि कहते हैं कि इन वनों ने गोद पाले लाख पंछी 100 हिरनदल, चांद के कितने किरंदल, झूमते वन फूल कलियां खिल रही अज्ञात कलियां, झूमते वन फूल फलियां खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दूरबा रक्त किसलय खुद पावन पूर्ण रश्मय। और कभी कहते हैं कि इन वनों ने अपनी गोद में लाखों पक्षी, है ना, बहुत हिरण दलों को, है ना, और न जाने कितनी किरण दलों को कभी कहते हैं कि यानी इन सबको इन्होंने वास्तव में अपनी गोद में पाला है। ठीक है। और कहते हैं कि चांद के कितने किरण दल, चांद के न जाने कितने किरणों के दल इन, और कहते हैं झूमते वन फूल कलियां, और वन फूल, इन वनों के फूल और फली और ये जो अज्ञात जो कलियां हैं इस जंगलों में खूब आपको झूमती हुई दिखाई पड़ेंगी। और आगे कहते हैं क्या क्या है, हरी दूब यानी दूर्वा घास, रक्त युक्त, और कहते हैं रक्त किशलय पूत पावन पूर्ण रसमय सतपुड़ा के घने जंगल, यानी उस जंगल के वनों में क्या है, अज्ञात कलियां खिली हुई दिखाई देती हैं, हरी भरी घास दिखाई देती है, रक्त युक्त पूर्ण मतलब रसयुक्त ये इस और पावन ये सतपुड़ा के जंगलों में, जंगल कैसे हैं, लताओं से मानो ये लताओं से भरे हुए ये जंगल है। ठीक है। तो कवि ने यहाँ पर सतपुड़ा के इन जंगलों का वर्णन किया, इस सतपुड़ा के जंगल का शिल्प वर्णन यहाँ पर कवि ने किया। जंगल का जो कष्टदायक सफर है उस कष्टदायक सफर का कवि ने वर्णन किया। गौंड जनजाति के लोगों का वर्णन किया, ये भी एक फैक्ट यहाँ पर आता है। कवि ने एक तरह से पाठकों को यहाँ पर चुनौती भी दी कि आप वहां पर जाकर देखिए कैसे आप उन जंगलों में प्रवेश कर पाते हैं, कितनी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जंगल का कष्टदायक सफर पूरा करने का जो कवि का अनुभव था, उस अपने अनुभव को कवि ने यहाँ पर साकार किया। और जंगल के सौंदर्य का भी वर्णन किया, प्रकृति का भी चित्रण कवि ने इस कविता के माध्यम से किया।